हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 संविधान का निर्माण करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसके नाम को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में इजी होगा। जो संविधान क्या होता है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जैसे भारत है उसमें सुप्रीम कौन है? संविधान है। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट वगैरह होते हैं, इसमें क्या है, हमारे कोर्ट में जो काम होते हैं संविधान के अंतर्गत होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अब इसमें जो इंट्रोडक्शन है संविधान के बारे में, जो चीज़ें हैं थोड़ी सी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, जिसके आपको क्या है चैप्टर समझने में इजी होगा। आपको अदर जो टॉपिक्स हैं वो इजी आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है वो लंबी चली आ रही है। सबसे पहले क्या है, हमारा जो संविधान है, आपको पता है उस टाइम में क्या होता है, ब्रिटिश लोगों ने हम पे उपनिवेश कर रखा था। इसलिए क्या है, हमने जो भी काम करना होता था हमें ब्रिटिश लोगों से पूछना होता था। इसलिए 1934 में M.N. रॉय है वो प्रपोजल रखते हैं ब्रिटिश के सामने कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इसमें कोई भी जो क्या है अदर जो कंट्री है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जिसमें क्या है, ब्रिटिश लोग उसको मना कर देते हैं कि हम नहीं मानते। जिसके बाद 1935 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो नाम है हम छोटे शॉर्ट फॉर्म में INC बोलते हैं। वो भी बोलते हैं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जिसके बाद क्या है, ब्रिटिश लोग दोबारा से मना कर देते हैं। 15 नवंबर 1939 में क्या है, सी गोपालाचारी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात करते हैं ब्रिटिश लोगों के सामने, लेकिन वो फिर दोबारा मना कर देते हैं। जिसके बाद अगस्त 1940 को ब्रिटिश लोग ये मान लेते हैं कि क्या है, इन लोगों को हम क्या बनाने दें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दें। 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। जिसके बाद क्या है, 9 दिसंबर 1946 में पहली बार बैठक होती है। ये याद रखना कि संविधान सभा का गठन कब होता है और मीटिंग कब होती है। मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में होती है, जिसमें कि सचिदानंद सिन्हा है उसे अस्थायी अध्यक्ष है वो चुन लिया जाता है। जिसमें 2 दिन के बाद क्या है, ये बोला जाता है कि हमें परमानेंट प्रेसिडेंट की जरूरत है। जिसमें कि 11 दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है। जिसके 2 दिन के बाद ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब प्रस्तुत किया जाता है, ये किया जाता है 13 दिसंबर 1946 में। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये अच्छी तरीके से मान कब लिया था, ये मान लिया 22 जनवरी 1947 में, याद रखना आप। भारत का जो संविधान है वो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 28 नवंबर 1949 के बीच में बनता है। जिसमें कितना समय लगता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगता है। जिसमें कि 11 सत्र होते हैं और 165 बैठकें होती हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पैसे लगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो 64 लाख है इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगते हैं। जिसके अंदर क्या है, हमारी 3 मूल ढांचे होते हैं हमारे संविधान के अंदर। विधायक होता है, न्यायपालिका होता है, कार्यपालिका होता है। विधायक का काम क्या होता है, कानून को बनाना होता है। कार्यपालिका का क्या काम होता है, कानूनों को लागू करना होता है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है, कानूनों की रक्षा करना होता है कि कानून अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, सब कुछ काम देखने का न्यायपालिका का होता है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे नेता हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए। ये कुछ नेता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उथल पुथल का दौर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है 1942 में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। जिसमें क्या है, लोगों ने ये सोच लिया था कि ब्रिटिश लोग हैं बिल्कुल सच में ही क्या है भारत को छोड़ के चले जाएंगे और क्या है हम अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट होकर गुजारेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारत और क्या है पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाएगा। जिसमें कि क्या उन्हें दोबारा से क्या भीषण महाभोग का देखना पड़ता है, बहुत सारी जो आकांक्षाएं होती हैं वो टूट जाती हैं। इसलिए उनको ये क्या लिखा हुआ है, उथल पुथल का दौर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम कुछ संविधान सभा के जो मुख्य नेता हैं उनके बारे में रीड करते हैं। तो नेहरू हैं जो हमारे पहले प्रधानमंत्री होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उसके साथ ही वो उनका काम क्या था,
उन्होंने क्या बोला था कि जो भारत का जो ध्वज है वो किस कलर का होगा, ये सब कुछ तय किसने किया था? हमारे पहले प्रधानमंत्री ने किया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, ये किसने डिज़ाइन किया था? ये क्या रहा था? पिंगली वेंकैया ने किया था। ये याद रखना जरूर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका भी इम्पोर्टेंट काम है पर्दे के पीछे रहने का काम। पर्दे के पीछे रहने का काम मतलब जैसे कई बार क्या होते हैं, विरोधी दृष्टिकोण होते हैं, लोग ये सोचते हैं कि क्या करें क्या, इन सारे जो सॉल्यूशन को काम करने का काम किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। जैसे कि कोई काम पेंडिंग तो नहीं, ये सारे काम देखने का किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम था, क्योंकि वो पर्दे के पीछे का काम होते हैं ना, कि पेंडिंग वर्क तो नहीं है, ये सब कुछ देखने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल से आपको चैप्टर 1 पॉलिटिक्स का आपको याद आ गया होगा कि उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने जो राज्य रजवाड़े थे हमारे जो देश के अंदर 565 थे, छोटे बड़े, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, इन सबको उन्होंने इकट्ठा करवाया था भारत के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। और उनके जो उपलक्ष्य में हमने क्या स्टैचू बनवाया? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये याद रखना। राजेंद्र प्रसाद का भी इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि वो हमारे पहले क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके साथ वो क्या काम कर रहे थे कि जो हर एक लोगों को अच्छी तरीके से बोलने की वो क्या मौका तो मिल रहा है, कई बार क्या होता था कि कुछ ही लोगों के हाथ में ना रह जाए, उस सबको देखने का काम क्या होता था? राजेंद्र प्रसाद का था। अब B.R. अम्बेडकर, आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट तो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर्स होते हैं, ये इनका ही सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि क्या आपको पता है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर की बनती नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ये बोला था कि जो B.R. अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लेना बनवाने के लिए, क्योंकि वो बहुत सूझबूझ वाले जो व्यक्ति हैं। आपको पता है ना कि जो हमारे जो B.R. अम्बेडकर हैं वो कानून मंत्री होते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट। उसके साथ ही वो क्या काम कर रहे थे? उनके साथ K.M. मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर उनके साथ काम कर रहे थे, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे वो भी। जो B.R. अम्बेडकर उनके वो भी वकील थे, उसके साथ ही जो K.M. मुंशी और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं वो भी वकील थे। जो K.M. मुंशी थे वो गुजरात के थे, वहीं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर आपको नाम से ही याद वो हो रहा होगा कि ये साउथ इंडिया के हैं, तो ये मद्रास के थे। इनका काम क्या था? ये ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे। अब कुछ जो 6 मेंबर तो देख ले जो इम्पोर्टेंट थे। 2 और जो मेंबर थे जो सिविल सेवक थे, एक था B.N. राव था और एक था S.N. मुखर्जी था। जो B.N. राव था वो सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे, लोगों को सलाह दे रहे थे कि वहीं दूसरे S.N. मुखर्जी हैं, उनका काम क्या था? कानूनी भाषा, जैसे कई बार जटिल भाषा सरल करने का काम किसका था? S.N. मुखर्जी का था। संविधान सभा का गठन, तो हमारी संविधान सभा का गठन है 1946 में होता है। कैबिनेट मिशन योजना आती है, ब्रिटिश लोग आते हैं ब्रिटेन से, तो वो बोलते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो उसमें ना 389 मेंबर्स होंगे, जिसमें कि 296 जो सीटें हैं वो भारत के लोगों की होगी, और वही देसी रजवाड़े हैं उनकी सीटें 93 होंगी, जिसमें कि हर जो प्रांत है उनकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग उनकी जो सीटें हैं डिस्ट्रीब्यूट की गई। जैसे यहाँ पर 10 लाख लोग हैं, यहाँ पर 10 लाख लोग हैं, यहाँ पर, तो इस प्रकार से जो 10 लाख लोगों में से एक जो सीट है वो संविधान सभा के एक मेंबर को मिलेगी। वहीं हमारे जो क्या है, हमारे जो चुनाव नहीं हुए थे संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनके क्या है वोटिंग नहीं हुई थी, सार्वभौमिक मताधिकार से नहीं, क्योंकि हमारा जो संविधान था वो जल्दी जल्दी में बन रहा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या है इतनी देर लग जाती, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसके लिए वोटिंग करवाने में बहुत टाइम लगता। इसलिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, क्योंकि उस समय क्या है हमारे भले के लिए वही सोच सकते थे, इसलिए उन्हें ही क्या है संविधान सभा के मेंबर चुने गए। वो जो उस समय क्या है संविधान सभा में कांग्रेस के ही प्रभावशाली थे, क्योंकि उसमें जो 82 सीटें थी वो कांग्रेस मेंबर्स थे। लेकिन ये मत समझना कि कांग्रेस मेंबर्स से तो इनके लिए कोई भी ऐसे नहीं होंगे। कांग्रेस मेंबर के अंदर भी क्या है समाजवादी लोग भी होते थे, क्या है धार्मिक लोग भी होते थे, महिलाएं भी होती थी, धर्म निरपेक्ष भी लोग होते थे, तो ऐसे बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठा होते थे कांग्रेस के। उसी के साथ ही जो मुस्लिम जो सीटें हैं, मुस्लिम लीग ने क्या है जो कैबिनेट मिशन की जो प्लान था उसको मानने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो मुस्लिम लीग के जो नेता थे जिन्ना वो खुद का संविधान चाहते थे और खुद का ही क्या है अलग से देश चाहते थे पाकिस्तान, इसलिए उन्होंने क्या है
संविधान सभा के लिए मना कर दिया। कैबिनेट मिशन ने जो योजना बताई उसको उसने मना कर दिया। वहीं समाजवादी जो नेता थे वो भी चाहते थे कि ऐसा कोई भी संविधान सभा नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वो नहीं मानते थे कि जो संविधान सभा हमारे लिए अच्छा काम करेगी, क्योंकि वो ब्रिटिश लोगों पर इतना विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि पहले जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसमें उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने उनसे कहा था कि हम तुम्हें ना आज़ाद कर देंगे, लेकिन तुम्हें क्या है, हमारे साथ मिलना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर 1 में हमारा साथ देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, भारत लोगों ने मदद तो कर दी थी वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन की, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं करा था इंडिया को। इसलिए क्या है, समाजवादी जो पार्टी थी वो ब्रिटेन लोग मतलब ब्रिटिश लोगों पर इतना विश्वास नहीं करती थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में पेश करते हैं। जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जो उद्देश्य प्रस्ताव है यह एक क्या है, ऐतिहासिक प्रस्ताव है। उसी के अकॉर्डिंग जो भारत का संविधान की मूल आदर्शों की रूपरेखा तय की गई थी कि किस प्रकार से जो हमारा संविधान का कार्य किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। और इसमें ये भी बात तय की गई थी कि जो भारत का जो संविधान है वो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। मतलब कि क्या है, हर एक जो नागरिक है वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। उसके साथ ही संप्रभु गणराज्य कि जो क्या है, जो कि भारत है वो ना तो आंतरिक ना ही कोई बाहरी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त है। और उसके साथ ही जो उसका मुखिया है, जो उसका पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है होते हैं, वो क्या है, निर्वाचित होंगे, मतलब वो लोगों द्वारा चुने जाएंगे। जो नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया कि हर एक जो लोग होगा, हर एक जो व्यक्ति होगा उसको इक्वलिटी होगा, वो कुछ भी कर सकेगा, वो उसको इंडिपेंडेंट हो गया। और जो अन्य अल्पसंख्यक जो लोग हैं, पिछड़े जनजातियां हैं, दलित जो लोग हैं, उनको आरक्षण का आश्वासन दिया गया कि उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में किस कलर होगा, जो 3 बराबर चौड़ी पट्टियां होंगी और बीच में नीला जो रंग का अशोक चक्र होगा, ये सब कुछ तय किसने किया था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये कई बार हमारी जो क्या है, हमारे क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव था ये मान कब लिया था। ये तो आपको पता है, पेश तो 13 दिसंबर 1946 में किया गया था, लेकिन माना कब था ये डेट जरूर याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो ये कब मान लिया जाता है संविधान सभा में, ये 22 जनवरी 1947 में इसको मान लिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा के कम्युनिस्ट सोमनाथ लाहिड़ी। ये सोमनाथ जो लाहिड़ी है ये एक समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो संविधान सभा को इतना पसंद नहीं करते थे समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर 1 में जिस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने उन्हें धोखा दिया, जिससे कि उनका विश्वास है ब्रिटिश लोगों से उठ गया था। उसके साथ ही सोमनाथ लाहिड़ी क्या है, संविधान सभा को अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई एक चाल मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये उनकी नई चाल है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, वो भारत पे राज करेंगे। और उसके साथ ही वो बोलते हैं कि 1946 से 1947 में जब संविधान सभा में जो चर्चा चलती थी उसमें क्या है, तो अंग्रेज थे वो भी भारत में थे, इसलिए उनका जो विश्वास है संविधान सभा से उठ चुका था। उसके साथ ही वो जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि क्या है, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन जो हमारा जो काम है, भारत का जो काम है, वो वहाँ पर बैठी जो वॉइसराय है और लंदन में बैठी जो सरकार है वो काम कर रही हैं। और लाहिड़ी जी क्या है, अंग्रेज़ों की जो योजना को बोलते थे कि मैं योजना है जो अंग्रेज़ों की संविधान सभा, वो उसको पूरा नहीं होने दूंगा। उसके साथ ही वो नेहरू जी उनकी बात तो मान तो लेते हैं, लेकिन वो मानते हैं कि जो संविधान सभा है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही हाथ में ली गई, जो गठन किया गया उन्होंने। लेकिन उसके साथ ही जो सोमनाथ लाहिड़ी को वो बोलते हैं कि हमारा जो काम क्या है, हम लोगों की इच्छा है उनको पूरी करना है, और उनकी जितनी आकांक्षाएं हैं और जितनी भावना है उनको पूरा करने का हमारा प्रयास है, जिसके अकॉर्डिंग हम संविधान सभा के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा में चर्चाएं। तो आपको पता है जो हमारी संविधान सभा में जो बहस होती थी वो न्यूज़पेपर और रेडियो वगैरह में जाती थी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले के टाइम में आपको पता है टी स्टॉल होती थी, जहाँ पर क्या है सब लोग इकट्ठा बैठ जाते थे, और एक जो व्यक्ति होता था पढ़ा लिखा, वो क्या सभी को न्यूज़पेपर रीडिंग करके सुनाता था, जिसमें कि लोग क्या अपने अपने विचार व्यक्त करते थे। कई बार बातें आई हैं संविधान सभा में कि क्या गौ हत्या पर रोक लगा देनी चाहिए,
बाल विवाह को रोक देना चाहिए, विधवा होती हैं उनके दोबारा से विवाह करने चाहिए, ऐसी ऐसी बातें क्या है संविधान सभा में आते हैं, जिस क्या है हमारे संविधान सभा में संविधान में हमें हमारी ये बातें ली गई हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि संविधान सभा की जो बातें होती थी वो आम लोगों द्वारा जाती थी। और ये आप देखते आ रहे हो कि हमारी जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है पहले के टाइम से ही है, क्योंकि हमारे जो सामाजिक सुधारक होते थे उन्होंने बहुत संघर्ष करे हैं। जैसे विवेकानंद को देख लो आप। विवेकानंद जो हमारे हिंदू धर्म के सुधार की नीति चलाई थी, उन्होंने हिंदू धर्म को सुधार के लिए प्रयत्न किए थे। वहीं ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने दलितों और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो मजदूर थे और किसानों को एकजुट करके आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना की थी। तो जिससे कि हम अकॉर्डिंग लगा सकते हैं कि जो भारत है, भारत जैसे देश में क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पृथक निर्वाचन की समस्या। तो पृथक निर्वाचन होता क्या है? सबसे पहले पृथक निर्वाचन होता है जैसे हिंदू है हिंदू को वोट देगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा, सिख है तो सिख को वोट देगा। ये होता है पृथक निर्वाचन कि एक समुदाय अपने खुद के ही समुदाय में वोट देगा, किसी और को नहीं देगा। जिसमें कि जो हमारे 27 अगस्त 1947 में मद्रास के बी पोकर बहादुर पृथक निर्वाचन के समर्थन में अपना भाषण देते हैं। वो बोलते हैं जो मुस्लिम है, मुस्लिम को कोई भी गैर मुस्लिम कभी अच्छा ही नहीं समझेगा, और उसके साथ ही जो गैर मुस्लिम कई बार चुन भी जाते हैं तो क्या है वो मुस्लिम लोगों की बातें हैं वो अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। और वो बोलते हैं जो मुस्लिमों की क्या है खुद की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनको क्या है पृथक निर्वाचन के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो क्या है पृथक निर्वाचन को चुना जाना चाहिए संविधान सभा में। उसके साथ ही वो बोलते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए क्या है पृथक निर्वाचन ही एक ऐसी क्या है दुआ है जिसके अकॉर्डिंग क्या है वो अपने आप प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। जिसमें कि क्या है बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता हैं उन पर भड़क उठते हैं और वो बोलते हैं कि जैसे कई बार कौन कौन नेता होते हैं, जैसे आर.वी. धुलेकर हो गए, सरदार पटेल हो गया, गोविंद वल्लभ भाई पंत हो गया, बेगम एजाज रसूल हो गए। वो बोलते हैं कि पृथक निर्वाचन है वो हमारे लिए बुरा है। सबसे पहले क्या है आर.वी. धुलेकर अपना भाषण देते हैं कि अंग्रेजों ने आरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला, अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हारी इन बातों में कोई भी बहकने वाला नहीं है, मतलब कोई भी पृथक निर्वाचन मानने वाला नहीं है। सेकंड बोलते हैं राष्ट्रवादी नेता सरदार पटेल बोलते हैं, वो बोलते पृथक निर्वाचन का एक ऐसा विषय है जो हमारी देश में पूरी राजनीति में समा चुका है, और क्या है वो एक ही काम करेगा, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाएगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या है देश में शांति चाहते हो तो पृथक निर्वाचन को छोड़ दो। सरदार पटेल हैं वो क्या बोलते हैं बी पोकर बहादुर को कि ये बातें छोड़ दो। हमारे थर्ड जो राष्ट्रवादी नेता होते हैं वो गोविंद वल्लभ भाई पंत होते हैं, वो क्या बोलते हैं जो अल्पसंख्यक है उनके लिए खुद ये हानिकारक होगा पृथक निर्वाचन, क्योंकि क्या है उनके लिए भी आत्मघाती होगा, क्योंकि जो स्थायी रूप से क्या होगा अल्पसंख्यकों को ही अलग थलग कर देगा और उन्हें कमज़ोर बना देगा, और क्या है उनकी जो हिस्सेदारी है उसको पूरा ही समाप्त कर देगा। जिसमें कि बाद में क्या है एक मुस्लिम लीग की एक लेडी होती है बेगम एजाज रसूल, वो क्या बोलती हैं कि ये मुस्लिम को के लिए ही क्या है खुद ही आत्मघाती होगा। जिसके बाद क्या है हमारे संविधान सभा में बहस और तर्क वितर्क के बाद बहुत सारी बातें सुझाव आते हैं, जिसमें कि पहले क्या है हमारे लीडर्स बोलते हैं कि जो एस्पर्स है जो छुआछूत की जो भावना है कानूनी रूप से समाप्त कर दी गई है, और सार्वजनिक स्थानों पर क्या है अब खुले आम से कोई भी लोग आ जा सकता है, किसी को भी मना ही नहीं है, और विधायकों और सरकारी नौकरी में क्या है अल्पसंख्यक दलित लोगों के लिए क्या है आरक्षण दिया गया है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? सबसे पहले जो एन.जी. रंगा है वो क्या बोलते हैं कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी व्याख्या है वो आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। उनके अकॉर्डिंग क्या है जो अल्पसंख्यक लोग वो हैं जो गरीब है, दुबले कुचले जो लोग हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है संविधान सभा द्वारा ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कि वो प्रभावी ढंग से अपना काम चला सके, प्रयोग कर सके। एन.जी. रंगा बोलते हैं कि उन्हें क्या है सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी की ज़रूरत है। रंगा ने क्या है आदिवासी जो समूह उनको भी क्या कहा वो भी क्या है अल्पसंख्यक लोग हैं।
आदिवासी और उनके अधिकार। आदिवासी जो जयपाल सिंह एक आदिवासी होते हैं और वो बोलते हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनको स्टार्टिंग से ही शोषण, उत्पीड़न और भेदभाव का देखते आए हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनकी जनजातियों की रक्षा करना और प्रावधान करने की आवश्यकता है। उन्होंने बोला कि जो ने शारीरिक और भावनात्मक दूरी को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि क्या आपको पता है ज़्यादातर क्या है हमारे यहाँ पर सिटी वगैरह विलेजेस वगैरह में रहते हैं, लेकिन आदिवासी लोग क्या होते हैं जो अपने फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, जंगल वगैरह में रहते हैं, उनको क्या है सामाजिक रूप से वो इतने घुल मिल नहीं पाते लोगों से। तो क्या उन्हें क्या बोल रहे हैं जयपाल सिंह कि उन्हें भावात्मक मतलब इमोशनली टच से को तोड़ना की जरूरत है, क्योंकि वो दूरी बना के रखते हैं। क्या है वो विधायकों सीटों और आरक्षण में क्या है उनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं। अब हमारे जो दलित हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रावधान किया गया वो देखते हैं। तो क्या है हमारे क्या है मद्रास के सदस्य जे नागप्पा बोलते हैं कि जो हरिजन हैं उनकी जो अल्पसंख्यक तो नहीं मान सकते, क्योंकि क्या है जनसंख्या के जो बड़ा हिस्सा 20 से 25% है वो क्या है दलितों का आता है, लेकिन हरिजनों का आता है, लेकिन उन्हें तो अल्पसंख्यक नहीं मान सकते। तो क्या है वो बोलते हैं कि उन्हें क्या है सामाजिक रूप से क्या है स्टार्टिंग से ही सार्वजनिक स्थानों पर उनका क्या है उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। उन्हें सामाजिक और नैतिक आदर्शों से दबाया है स्टार्टिंग से। ब्राह्मणों ने क्या है उनको पहले के टाइम में क्या है आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्राह्मण क्या करते थे, लोगों से ये बोलते थे कि तुम ना हमारी सेवा बेशक से मत करो, लेकिन क्या है तुम्हें भगवान देख रहा है, तुम्हें नर्क मिलेगा आगे स्टार्ट में जाके, क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है उनको भर दी जाती है ब्राह्मणों द्वारा। क्या है उन्हें सामाजिक रूप से दबाया जाता है स्टार्टिंग से ही। और उन्हें क्या है उनके लिए अलग से कुएं होते थे, उन्हें स्कूल जाने की इजाज़त नहीं होती थी, उन्हें क्या है मंदिरों में नहीं जाने दिया था, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाने दिया जाता था। वो सब क्या है हमारे मद्रास के जे नागप्पा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि क्या है उनकी जनसंख्या तो बहुत है, लेकिन क्या है उन्हें सामाजिक रूप से बहुत उत्पीड़न देखनी पड़ती है। उसके साथ ही बी आर अम्बेडकर की हमें एक बात याद आई होगी, हम स्टार्टिंग छोटी क्लासेस में पढ़ के हैं कि क्या है जो बी आर अम्बेडकर क्या बोलते हैं कि वो रेलवे स्टेशन पे अच्छे कपड़े डाल के गए थे। उन्हें क्या है रेलवे जो टीटी होते हैं क्या उन्हें रेलवे में चढ़ने देते हैं। जब उन्हें ये पता चल जाता है कि क्या है वो दलित हैं तो उन्हें ट्रेन में बैठने तक नहीं दिया जाता, उन्हें क्या है बाहर ही रहना पड़ता है। तो ये सब क्या है बातें हमें दलित वर्गों के लिए प्रावधान के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। वहीं मद्रास के दीक्षिणी वेलायुद्दीन है, वो बोलते हैं कि 7 करोड़ जो हरिजन है उनको अल्पसंख्यक नहीं मान सकते, लेकिन क्या है उन्हें सामाजिक अपंगता का अंत करने पर हमें आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। जिसके बाद क्या हमारे संविधान सभा में ये बातें निकल के आती हैं कि क्या उन्हें सरकारी नौकरी है उनमें क्या आरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें सामाजिक जो भेदभाव है उनके अकॉर्डिंग क्या है उन्हें हर एक सार्वजनिक स्थानों पर इक्वलिटी है। आज के टाइम में हमें फ्रीडम क्या है, हमें इक्वलिटी है, हमें क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमें क्या है बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या है हर जगह आराम से जा सकता है, कोई भी ऊंचा नहीं है कोई भी नीचा नहीं, सब कुछ इक्वलिटी है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखे गए हैं। राज्य की शक्तियाँ कि हमारे राज्य की जो हमारी नेशन है उसकी पावर्स का डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से किया गया, किस प्रकार से हमारी जो राज्य की शक्तियाँ वो बांटी गई, हमारे नेशन इंडिया की पावर्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो क्या बोलते हैं जो केंद्र सरकार है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए। उनका मानना ये था कि क्या है विभाजन तो पक्का होगा ही होगा, एक हकीकत बन चुका है। एक दुर्बल जो हमारी केंद्र सरकार होगी वो क्या करेगी, हमारे लिए हानिकारक होगी, वो हमारे लिए अच्छे फैसले नहीं लेगी। बिल्कुल जो हमारी केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होगी वो क्या अच्छी हमारे जो देश में शांति स्थापित होगी, सुरक्षा स्थापित होगी, उसके साथ ही हमारे जो महत्वपूर्ण हित होंगे मामले होंगे उनमें सभी लोगों के जो क्या है समन्वय स्थापित करेगी, हर एक आदमी को उनका हक मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है केंद्र सरकार इंडिया को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। जिसके बाद क्या है 3 सूची होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के अंदर केवल केंद्र सरकार के अधीन आने वाले काम होंगे जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएंगे काम, और राज्य सूची के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आएंगे, और समवर्ती सूची के अंदर कौन से काम आएंगे जो केंद्र और राज्य दोनों की साझी जिम्मेदारी होगी।
जिसके बाद क्या है, केंद्र सूची के अंदर कौन से काम आएंगे, जैसे सीमा शुल्क हो गया, कंपनी कर हो गया, ये सारे केंद्र सरकार के पास काम आएंगे। वहीं आयकर हो गया, आबकार शुल्क हो गया, ये सब कर जो केंद्र और राज्य दोनों के बीच आएंगे, मतलब समवर्ती सूची के अंदर आएंगे। वहीं राज्य स्तर के जो कर होंगे, जैसे जमीन कर हो गया, बिक्री कर हो गया, ये सब कुछ राज्य शक्ति के अंदर, राज्य सरकार के अंदर काम आएंगे। केंद्र और राज्य की शक्तियों का संतनम, क्या लिखा हुआ है, केंद्र मतलब जो एक संतनम होते हैं वो क्या बोलते हैं कि हमें ज़्यादातर पावरफुल क्या है, हमें केंद्र सरकार को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है वो क्या है अपनी मनमानी करेगा, जिससे कि क्या है स्टेट गवर्नमेंट अपना काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगी। के संतनम ने कहा कि राज्य को हमें मजबूत बनाना चाहिए, जिससे कि क्या है राज्य सरकार क्या है लोगों के लिए अच्छे काम करेगी। उनका मानना था कि केंद्र सरकार को हमने ज़्यादातर पावरफुल बना दिया तो क्या है हर एक काम जो स्टेट गवर्नमेंट करना चाहेगी वो क्या है सबसे पहले उसको खर्च के लिए किस पे निर्भरता होना पड़ेगा, केंद्र सरकार पे होना पड़ेगा, मतलब उसको भीख मांगनी पड़ेगी, उसके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। उनका वो बोलते हैं कि आज मैंने अब बोला है, लेकिन क्या है आगे चल के क्या होगा, केंद्र सरकार ज़्यादातर पावरफुल हो गई, जिसमें के बाद क्या है केंद्र जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, केंद्र सरकार के खिलाफ विद्रोह करेगी और केंद्र सरकार टूट जाएगी और इससे अत्यधिक शक्ति जो संविधान को केंद्रीकृत है, मतलब नुकसानदायक होगी केंद्र की, जो ज़्यादातर पावरफुल हमें दे दी। तो मजबूत सरकार की आवश्यकता, में मजबूत सरकार की आवश्यकता क्यों है, हमारे कुछ लीडर्स होते हैं, हमारे राष्ट्रवादी नेता होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर क्या बोलते हैं हमें कि एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है। गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। सड़कों पर हो रही जो हिंसा है, देश में टुकड़े होते जा रहे हैं, बार बार क्या है केंद्र की शक्तियों को भारी वृद्धि होनी चाहिए, जिससे कि क्या है सांप्रदायिक जो भावनाएं है वो क्या होंगी, कमज़ोर होंगी। ये सब क्या है हमारे गोस्वामी अय्यर बोलते हैं कि हमें ज़्यादातर पावरफुल है केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। वहीं हमारे बालकृष्ण शर्मा हैं वो क्या बोलते हैं, वो संयुक्त प्रांत से मतलब संयुक्त राज्य से बिलोंग करते थे। वो क्या बोलते हैं कि हमें शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता है, जिससे कि क्या हमारे देश के लिए हितों के लिए वो योजना बनाएगी और आर्थिक संसाधनों को भी जुटा सकेगी, और जिससे कि हमारे एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सकेंगे हम देश से, और क्या है हमारे विदेशी आक्रमण होंगे उनसे बचाया जा सकता है हमारे देश को। ये हमारे राष्ट्रवादी कुछ नेता हैं वो बोलते हैं कि हमें पावरफुल केंद्र सरकार चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र की भाषा। हमारा जो इंडिया है उसकी भाषा क्या हो, इसके ऊपर क्या है बहुत तीव्र बहस छिड़ती है हमारे संविधान सभा में, जिसमें कि 1930 में क्या है हमारे जो महात्मा गांधी है वो क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान जो भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए। वो बोलते हैं कि भारत के बड़े हिस्से के बीच यह एक लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने ये बोला कि ये दो मेल की भाषा है, दो भाषाओं के मेल से बनी है, हिंदी और उर्दू। उन्होंने बोला कि हिंदू और जो मुस्लिम को यह एक भाषा है जो एकजुट करेगी, क्योंकि ये क्या है उत्तर और दक्षिण के लोगों को ज़्यादातर बोली जाती थी हिंदुस्तानी भाषा, क्योंकि वहाँ पर हिंदू और उर्दू दोनों मिक्सचर लोग रहते थे। तो क्या है हिंदुस्तानी भाषा को हमें क्या बनाना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा बनानी चाहिए। लेकिन क्या है मुस्लिम लीग है क्या बोलती है कि हमें अलग से अपना देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, जिसके बाद क्या है जो सांप्रदायिक भावना है लोगों की खड़ी होती है, वो क्या बोलते हैं कि उर्दू जो भाषा उसको हमें नहीं मानना, हमें क्या है हिंदी जो भाषा उसको राष्ट्रीय भाषा मानना है, जिसमें कि क्या है लेकिन जो महात्मा गांधी इस बात पे मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा है मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। उन्होंने महसूस किया कि हिंदी सभी भारतीयों के लिए अच्छी भाषा है, मतलब हिंदुस्तानी जो भाषा है वो सबके लिए अच्छी है। ये याद रखना है जो हिंदुस्तानी भाषा है वो दो भाषाओं के मेल से बनी है, लेकिन हिंदी भाषा अलग है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी की जो भाषा उस पर विश्वास रखते थे। अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की जो दलील थी, जिसमें कि RV धुलेकर होते हैं संविधान सभा में बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी है वो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, और उसके साथ ही में एक भाषण देते हैं। इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते वे इस सभा की सदस्यता
के पात्र नहीं है उन्हें यहाँ से चले जाने चाहिए। जिसके बाद क्या है, वो विधानसभा में बहुत ज़ोरों से बहस चलती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को हस्तक्षेप करना पड़ता है और जो क्या है इस बहस को शांत करवाना पड़ता है। जिसके बाद क्या है वहाँ पर क्या बहस समाप्त हो जाती है, लेकिन 3 साल के बाद ये बहस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है 12 सितंबर 1947 को। 12 सितंबर 1947 डेट याद रखना। आर.वी. दुलेकर दोबारा से ये बोलते हैं कि क्या है हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा बना। जिसके बाद समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को हम राजकीय भाषा बनाएंगे। राजकीय भाषा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने घोषित नहीं किया है। और उन्होंने बोला कि 15 साल तक आगे क्या है सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का ही प्रयोग होगा। और क्या है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी जो भाषा उन्होंने राजकीय भाषा उन्होंने बोल दिया कि हिंदी जो राजकीय भाषा होगी, जो कि हम 14 सितंबर को उसको मनाते भी हैं। प्रत्येक प्रांत को अपने कार्यों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार है। जैसे पंजाब में गुरमुखी जो लिपि है ना उसको एक क्षेत्रीय भाषा, लेकिन आप ये याद रखना जैसे हरियाणा में हरियाणी बोली होती है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हिंदी के प्रभुत्व का डर क्या है, हिंदी जो भाषा उसके लिए बहुत सारे सभा में क्या है झगड़ा होता है कि हिंदी को ज़्यादातर ऐसा भाषा नहीं बनानी चाहिए और कोई उसकी सहमति भी होते, क्योंकि बहुत सारी जो एरिया हैं वो जैसे आप साउथ का ही एरिया ले लो, वहाँ पर इतनी लैंग्वेज नहीं बोली जाती, हिंदी को वहाँ पर समझते भी नहीं है। जिसकी सपोर्ट में क्या बोलती है श्रीमती जी दुर्गाबाई, वो क्या बोलती हैं कि मैं हिंदुस्तानी जो भाषा है, जो जनता की जो भाषा मैं उसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या है वहाँ पर जो दक्षिण भारत में जो हिंदी है, हिंदी के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। उन्होंने बोला कि विद्रोह का यह मानना संभवतः सही है। वो बोलती है कि क्योंकि जो साउथ एरिया में हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानते, वो बोलती है कि मैं महात्मा गांधी की, आप बुक लेके बैठ जाइए क्योंकि मैंने थोड़ा सा नोट्स टाइप लिख रखा है, तो आप बुक्स में अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो वो क्या बोलती हैं कि मैंने महात्मा गांधी की अवहेलना की और उसका पालन भी किया, और उसके साथ ही वो बोलती है कि दक्षिण भारत में मैंने स्कूल के खोले, वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रचार किया। और लेकिन वो क्या बोलती है कि एक एरिया में आप यही बात सोचो कि एक एरिया में जैसे दक्षिण साइड है वहाँ पर विद्रोह चल रहा है हिंदी भाषा का, लेकिन वो हिंदी भाषा पढ़ा रही है तो वहाँ पर विद्रोह तो हो गई, जिसमें कि वो खुद ये मानती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि क्या है वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हिंदी। जिसके बाद एक सदस्य हैं जो कि मुंबई के हैं, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, शंकर राय देव। वो बोलते हैं, वो महात्मा गांधी के अनुयायी भी होते हैं। वो बोलते हैं कि जो हिंदुस्तानी भाषा है वो सभी को स्वीकार कर लेनी चाहिए। और उसके साथ ही एक अपना भाषण देते हैं, अगर आप हिंदी के लिए दिल में समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आकांक्षा को बल मिले। तो ये लाइन्स होती हैं, आप इन्हें डायरेक्ट याद कर लो एनसीईआरटी, क्योंकि इन्हें चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि इनसे ही पॉइंट आपको मार्क्स मिलते हैं ज़्यादा। मद्रास के टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार है, वो क्या बोलते हैं कि हमें जो काम हम कर रहे हैं वो एहतियात के साथ करने चाहिए, मतलब अच्छी तरीके से सभी लोगों सोच समझ कर करने चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि हमें किसी पर क्या है भाषा थोपनी नहीं चाहिए। और जो अलग अलग लीडर्स होते हैं वो भी यही बोलते हैं, कुछ उनके सपोर्ट में होते हैं, कुछ उनके सपोर्ट में नहीं होते। जिसके बाद क्या है हिंदी को राजकीय भाषा मान लिया जाता है और 15 साल तक आगे चलकर क्या है सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा 15 सालों तक मानी जाती है। और क्या बोला जाता है, समिति ये बोलते हैं कि हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए। तो ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।